गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग कोलाइडी विलयन के गुण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत दो गुण पढ़ चुके थे, भौतिक गुण और यांत्रिक गुण। उसमें कई हेडिंग छोटे छोटे थे, सबको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब अगला गुण है प्रकाशीय गुण। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जिसको टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आप क्लास 9th में भी इसके बारे में सुन चुके होंगे। तो हम जानते हैं कि वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो उन कणों से अगर प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है, कहने का मतलब अगर वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाएगा तो प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है। लेकिन कोलाइडी विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन की तुलना में बड़ा होता है। लगभग 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आप साइज उसकी जानते हैं। तो जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के, वह कण चमकने लगता है। कहने का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दिखाई देने लगता है। इसी प्रभाव को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। आप ये फिगर से समझ सकते हैं देख करके। मान लीजिए कोई अगर प्रकाश का स्रोत है और प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये कोलाइडी विलयन है, इस विलयन से ऐसे गुजर रही हैं। तो प्रकाश की किरणें जब ये गुजरती हैं तो प्रकाश की किरणें उस क्या होते हैं, प्रकिरणित होती हैं। प्रकिरणित होने की वजह से ये जो पार्ट दिख रहा है ब्लू कलर का, ये छोटा छोटा, ये चमकने लगता है और ये भाग इसका प्रकाशमय दिखाई देता है, मतलब प्रकाशित दिखता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये फिगर जो है एक शंकु टाइप का होता है, इसको हम टिंडल शंकु भी बोलते हैं। मतलब ये वाला पार्ट चमकने लगता है जब प्रकाश की किरणें कोलाइडी विलयन से गुजरती हैं। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। तो आप फिगर बना लेंगे इसको और अच्छे से बना करके फिर हम इसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, देख लेते हैं होता क्या है वास्तव में, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। सन 1869 में टिंडल ने यह अनुभव किया कि जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित करते हैं, गुजारते हैं, तो प्रकाश की किरणों का मार्ग दृश्य हो जाता है, मतलब दिखाई देने लगता है। इस प्रकार के प्रकाशीय प्रभाव को टिंडल प्रभाव, तो इस प्रकार के प्रकाशीय प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। तो एक बार आप ध्यान से देख करके लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश का मार्ग एक प्रदीप्त शंकु जैसा बन जाता है, बताए भी हैं अभी, जिससे नीले प्रकाश का आभास होता है। इस प्रदीप्त शंकु को हम क्या कहते हैं, टिंडल कोन या टिंडल शंकु कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप जानते भी हैं कि तरंग दैर्ध्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का, नीले रंग का होगा, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल रंग का। इसलिए टिंडल शंकु का जो कलर होता है वो कैसा दिखता है, नीला। क्लियर। अतः प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करती है। इसलिए टिंडल प्रभाव के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, प्रक्षिप्त कणों का आकार प्रयुक्त प्रकाश तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों, मतलब प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो और प्रक्षिप्त कणों का आकार लगभग इक्वल होना चाहिए। मतलब प्रकीर्णन के क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव के लिए शर्तें हैं कुछ, जिसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा है कोलाइडी कणों के प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता परिक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षिप्त प्रावस्था के अपवर्तनांकों के मानों में बहुत अंतर होना चाहिए। तो ये नोट कर लेंगे, ज़्यादा मतलब नहीं है, पूछते ये कंडीशन आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे लिख दें, इसको आप एक बार पढ़ के लिख लेंगे। अब आप जानते हो कि द्रव स्नेही कोलाइड्स जो होते हैं उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कण आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और द्रव विरोधी कोलाइडों में अलग अलग रहते हैं। जितना ज़्यादा अलग अलग कण होंगे उतना ही अच्छा कोलाइडी प्रभाव दिखाएंगे। अतः क्या होता क्या है कि द्रव स्नेही कोलाइडों में यह अंतर कम होता है, अतः इन विलयनों में टिंडल प्रभाव बहुत क्षीण होता है। द्रव स्नेही कोलाइडों में पास पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए टिंडल प्रभाव इसमें कम दिखता है। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइडों में यह अंतर अधिक होता है, अतः इसमें टिंडल प्रभाव अधिक प्रबल होता है। कुछ उदाहरण है उसके, जैसे आकाश का नीला रंग दिखाई देना, एक इसकी वजह का प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से आप पढ़े हो, तो प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से ये कोलाइडी विलयन के टिंडल प्रभाव की वजह से ही होता है। समुद्री पानी का नीला रंग प्रतीत होना, धूमकेतु का पूंछ दिखना, अंधेरे कमरे में प्रकाश का चमकना आदि सब किसके उदाहरण है, टिंडल प्रभाव के लिए एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग लिख सकते हो।
टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइडी और वास्तविक विलयनों में विभेद करने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट विभेद हो जाएगा, कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन आपको 2 विलयन दे दिया जाए, कहा कि टिंडल प्रभाव के बेस पर इसको डिफरेंशिएट करें तो करना क्या, प्रकाश की किरण जब पास कराओगे तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश का कण दिखाई देगा और वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब अगला है विद्युत गुण। विद्युत गुण में पहली हेडिंग विद्युत कण संचलन अथवा धन कण संचलन दोनों होता है। तो ये स्पेशल धन कण संचलन ही लिखा रहता है, लेकिन धन और ऋण दोनों से कोई मतलब नहीं। मेन है आवेश, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर कोलाइडी कणों का गमन ही क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन। जानते हैं कोलाइडी कणों पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश होता है। जब किसी कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेशित या ऋणावेशित कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं और उन पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ने से अवक्षेपण हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोलाइडी जो कण होते हैं तो या तो धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक। तो जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र में 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, और ये इन इलेक्ट्रोडों की ओर कोलाइडी विलयन के विपरीत आवेशित कण जो होते हैं, मतलब प्लस की ओर माइनस वाले, माइनस की ओर प्लस वाले चलने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाते हैं तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होकर के उनका अवक्षेपण हो जाता है, आकार बढ़ जाता है। तो डिफिनीशन वास्तव में क्या होगी, कोलाइडी कणों के विद्युत क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने की क्रिया को विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन कहते हैं। कोलाइडी कणों के विद्युत क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने की क्रिया को विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन कहते हैं। विद्युत कण संचलन का प्रदर्शन अगर दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। आर्सेनियम सल्फाइड AH2S3 के कणों पर ऋणावेश होता है। जब यह कोलाइडी विलयन एक यू नली में, यू आकार की नली होती है, लिया जाता है जिसमें दोनों भुजाओं पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तथा इनके मध्य EMF मतलब विद्युत वाहक बल या विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो आर्सेनियम सल्फाइड के कण एनोड की ओर चलने लगते हैं। इसलिए कि हम जानते हैं कि एनोड कैसा होता है, धनावेशित होता है, और कैथोड ऋणावेशित होता है। आर्सेनियम सल्फाइड कैसा साल है, मतलब कैसा कोलाइडी विलयन है, तो ऋणावेशित। किधर चलेगा, प्लस की ओर, वही है। इनके मध्य EMF उत्पन्न किया जाता है तो आर्सेनियम सल्फाइड के कण एनोड की ओर चलने लगते हैं और एनोड पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं। तो आर्सेनियम सल्फाइड कणों पर ऋणावेश होता है। जब आप रख के चलेंगे तो आप देखेंगे जब अवक्षेप कहाँ पे बन रहा है, एनोड पे बन रहा है, तो कन्फर्म हो जाएगा साल क्या है, ऋणावेशित। अगर कैथोड पे अवक्षेपित होगा तो धनावेशित। जनरल स्ट्रक्चर आप चाहो तो ऐसे यू आकार का नली बना सकते हो, थोड़ा सही से बना लीजिएगा आप लोग। इसमें कोलाइडी विलयन भर दें, 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, धनावेशित इलेक्ट्रोड एनोड और दूसरा कैथोड, और इसमें कोलाइडी कण है। तो देखो कोलाइडी कण किधर जा रहे हैं, ये कोलाइडी कण है। आर्सेनियम सल्फाइड के ऋणावेशित होते हैं तो किधर जाएंगे, प्लस की ओर। तो ऐसे ही पथ होता है। इसी प्रक्रिया को पूरा क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन। तो आप अच्छे से ध्यान से देख करके इस फिगर को भी बना लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण कैथोड की ओर गमन करते हैं तो इन पर धनावेश होता है। जब इनका कोलाइडी विलयन इसी में ले लोगे तो उल्टा गति होने लगेगा, मतलब प्लस, ये इस पर धनावेशित साल होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, तो ये किधर गति करेंगे, किस इलेक्ट्रोड की ओर, कैथोड की ओर। तो हम इससे कन्फर्म हो जाता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, धनावेशित साल है। तो ये वैद्युत कण संचलन के द्वारा हम साल की प्रकृति के बारे में जानते हैं कि कैसा साल है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। तो कुछ साल के एग्जाम्पल्स या कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, आप इसको याद कर लेंगे कौन धनावेशित है और कौन ऋणावेशित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ऑप्शनल में भी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन या साल धनावेशित है या कौन ऋणावेशित है। तो देख लें, दोनों को अलग अलग हम टेबल में बनाए हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे। जब जल परिक्षेपण माध्यम होता है, याद रखिएगा परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या होगा, जल, तो कुछ कोलाइडी कणों पर आवेश निम्नलिखित होता है। ये ऋणावेशित कोलाइडी कण और धनावेशित कोलाइडी कण, मतलब ये ऋणावेशित साल हैं और ये धनावेशित साल। धात्विक साल, जितने भी धात्विक साल होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के, ये सब कैसे होते हैं, तो ऋणावेशित। धातु सल्फाइडों के साल होंगे जो, जैसे आर्सेनियम सल्फाइड अभी बताए भी हैं, या कैडमियम हो या SbO, ये सब क्या है, ऋणावेशित साल है। अम्ल रंजक
कोई भी कलर अम्लीय होता है वो भी क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। स्टार्च, जिलेटिन, मिट्टी, गोंद, सिलिसिलिक अम्ल, चारकोल, धुआं, ये जितने हैं सब किसके उदाहरण हैं, तो ऋणावेशित साल के, आप इसको याद कर लेंगे। धनावेशित में जलयोजित धात्विक हाइड्रोक्साइड जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, साथ में जल लगा होगा। बेसिक रंजक, अभी यहाँ एसिडिक था, ये ऋणावेशित थे, तो बेसिक क्या हो जाएंगे, धनावेशित। मेथिलीन ब्लू, बिस्मार्क ब्राउन, ये सारे मतलब कलर होते हैं। हीमोग्लोबिन याद कर लीजिएगा, ये कैसा साल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रक्त कैसा साल है, धनावेशित साल है। टाइटेनियम ऑक्साइड, उसका साल भी क्या होता है, धनावेशित होता है। ये टेबल आप एक बार दो बार पढ़ के याद कर लेंगे और क्लियर कर लेंगे। अब कोलाइडिक कणों पर विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट भी है और देख लेते हैं, समझ में भी आ जाना चाहिए। बहुत पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही है, ज़्यादा टाइम हम देना इसमें नहीं चाह रहे हैं। आप इसको नोट करेंगे, तैयार होता चला जाएगा। कोलाइडिक कणों पर विद्युत आवेश। कोलाइडिक कणों पर विद्युत आवेश उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जिसमें से निम्नलिखित मुख्य है। सबसे मेन कारण है ये जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अधिमान्य अधिशोषण बोलते हैं इसको, या विद्युतीय दोहरी परत, प्रीफरेंशियल एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सिद्धांत होता है। इसके द्वारा आवेश का उत्पन्न होना, कैसे उत्पन्न होता है। बाकी बहुत से कण हैं, क्या करें कि आप कोलाइडिक कणों को किसी पर मतलब दोनों को आपस में खूब तेज गति करा दें, तब भी क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाते हैं, तो इस केस में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। जनरल आवेश, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कैसे आवेश उत्पन्न करते हैं, वैसे भी आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन मेन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जो पूछता है एग्जाम में, वही है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। ठीक है, इस पेज पे देखें क्या होते हैं। आधुनिक विचार ये भी है। आधुनिक विचार के अनुसार कोलाइडिक कणों पर आवेश उनकी सतह पर आयनों के अधिशोषण के कारण होती है। सामान्यतः कोलाइडी विलयन बनने में विद्युत अपघट्य की उपस्थिति रहती है। परिणाम स्वरूप कोलाइडिक कण धन या ऋण आयनों को अधिशोषित कर आवेशित हो जाते हैं। ये आयन परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होते हैं। कोलाइडिक कणों पर दोहरी परत होती है। होता क्या है, एक परत अधिशोषित आयनों की होती है जिसे अस्थायी परत कहते हैं, जबकि दूसरी परत परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित विपरीत आवेश वाले आयनों की होती है, तो माध्यम में विसरित रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विसरित परत कहते हैं। तो आप नोट करें, अभी फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अस्थायी परत और विसरित परत के मध्य विभवांतर को जीटा विभव कहते हैं। पूछा जाता है जीटा विभव किसे कहते हैं। अस्थायी परत तथा विसरित परत के मध्य विभवांतर को जीटा विभव कहते हैं, या विद्युत गतिक विभव भी कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको समझें ध्यान से। फेरिक क्लोराइड के गर्म जल अपघटन से प्राप्त फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड है, जल अपघटन कराओगे तो जल H+OH- के रूप में टूटेगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। के कोलाइडिक कणों पर धनावेश होता है। यह धनावेश फेरिक हाइड्रोक्साइड कणों पर Fe+3 आयनों के अधिशोषण से होता है। इसके साथ साथ क्लोराइड आयनों की विसरित परत इनको अस्थायित्व प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको जल में घोलोगे, फेरिक क्लोराइड को, FeCl3 को अगर जल में आप डाल रहे हो ऐसे H2O, तो होता क्या है कि फेरिक आयंस और क्लोराइड आयनों में ये टूटता है, ये वाला, इसी तरह H+ और OH- के रूप में, तो ये और ये मिलके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, FeOH का होल थ्राइस, ये साल बन गया। अभी होता क्या है कि फेरिक आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये Fe+3 आयन्स जो होते हैं इसी फेरिक हाइड्रोक्साइड पर आकर के ऐसे 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 अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर किसका लेयर आ गया, Fe+3 का। ठीक है, तो Fe+3 का लेयर आ गया, तो ये पूरा जो सिस्टम होता है यही कहलाता है अस्थायी परत। और यहाँ से जो क्लोराइड आयन जो इस आवेश को बैलेंस करते हैं ये भी होते हैं साथ में, ये प्रक्षेपण माध्यम में रहते हैं, ये चारों तरफ फैले रहते हैं, इसलिए इसको विसरित परत बोलते हैं। ठीक है, तो ये धनावेशित और ये ऋणावेशित पार्ट जैसे। अतः इसके कोलाइडिक कणों को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित कर, मान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इस पर अधिशोषित कौन हो गए, Fe+3 के, एक लेयर ये बना, इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी परत। ठीक है, और इस आवेश को बैलेंस करने के लिए ना क्लोराइड आयन भी होते हैं पूरे परिक्षेपण माध्यम के अंदर, तो ये Cl- क्या कहलाएगा, विसरित परत। अस्थायी परत और विसरित परत के बीच का जो विभवांतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीटा विभव। ठीक है,
जनरल अगर इस तरह से हम दिखाएं तो गोला आप लोग वृत्त थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, प्रकार लेकर के बना लेना सही से। ये मान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर किसके परत आ गया Fe+3 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 Fe, यदि शोषण हो गया इसके ऊपर सरफेस पर, तो ये पूरा जो लेयर ये तैयार हुआ ये वाला, ये पूरा ये कहलाता है अस्थायी परत। और देखो Fe+3 यहाँ 4 हम दिखाए हैं ना, तो 4 का मतलब 3 3 6 3 9 3 12 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब 12 क्लोराइड आयन इसी में पूरे घूमते रहेंगे, किसमें परिक्षिप्त प्रावस्था में। तो ये FeOH के होल थ्राइस जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसके लेयर पर ये धनावेश का अधिशोषण हुआ है, इसलिए FeOH होल थ्राइस का मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो साल होता है वह साल कैसा होता है, धनावेशित होता है, ठीक है। और ये Cl- ये पूरे माध्यम में घूमते रहते हैं, तो इसी को हम विसरित परत कहते हैं। तो धनावेश और ऋणावेश की वजह से विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीटा विभव। इसलिए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, धनावेशित साल है। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड है, इसको अब जब आप जल में घोलोगे, जल में नहीं घोलना है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl होता है, ठीक है, इन दोनों के मिल करके बनता है HCl, और साथ में H2S भी होता है, आर्सेनिक प्लस H2S ये होता है। ये जब इस साल का जब हम निर्माण करते हैं, आर्सेनिक क्लोराइड ऐसे होता है AsCl3 प्लस आर्सेनिक प्लस H2S, ये सिस्टम होता है। इसमें इस केस में क्या होता है ना, जो सल्फाइड आयन्स होते हैं, ये सल्फाइड आयन आकर के आर्सेनियस सल्फाइड के सरफेस पे अधिशोषित हो जाते हैं, तो ऋणात्मक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अस्थायी परत। और H+ जो ये एसिड से मिला हुआ है, H2S का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये क्या कहलाएगा, विसरित परत। इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या कहलाएगा, जीटा विभव। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे किसको, आर्सेनियस सल्फाइड साल को, इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित साल का उदाहरण। और ये सिल्वर ब्रोमाइड में जो है AgBr है। अगर देखो सिल्वर आयन की अधिकता होगी तो AgBr पर सिल्वर का अधिशोषण होगा, तो ब्रोमाइड आयन क्या होगा, विसरित हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रोमाइड आयन की अधिकता होगी तो ब्रोमाइड आयन अगर ज़्यादा है तो ये जाके अधिशोषित हो जाएगा AgBr के सरफेस पे, और Ag+ क्या हो जाएगा, विसरित हो जाएगा। ये सिल्वर ब्रोमाइड के दो टाइप के साल बनते हैं, एक धनात्मक साल और एक ऋणात्मक साल। जैसे कोलाइडिक कणों पर आवेश परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित आयनों के अधिशोषण से होता है। जैसे Ag+ आयनों के अधिक से प्राप्त AgBr साल क्या होगा, धनात्मक, तथा Br- आयनों के अधिक से बना AgBr साल ऋणात्मक होगा। कहने का मतलब दो अगर पदार्थों को आप मिलाओ, वैद्युत अपघट्य होंगे, ये तो कन्फर्म है। अगर धनावेशित आयनों की संख्या ज़्यादा है विलयन में तो साल जो बनेगा वह धनात्मक साल बनेगा। अगर ऋणावेशित आयनों की संख्या ज़्यादा है तो उसी का अधिशोषण होगा सरफेस पर, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक साल बनेगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है स्कंदन। नाम तो पता ही होगा स्कंदन होता क्या है। स्कंदन का मतलब होता है किसी कोलाइडी विलयन का अस्थायित्व विलयन में उपस्थित कणों के समान विद्युत आवेश के कारण होता है। यदि किसी भी प्रकार से यह आवेश कम कर दें तथा उनको नष्ट कर दें तो कोलाइडी कण संयुक्त होकर उदासीन बड़े कणों में परिवर्तित होकर नीचे बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब कि धनावेश और ऋणावेश इक्वल होता है कोलाइडी विलयन में, तो उदासीन होता है सोल्यूशन ओवरऑल। अभी देखो ऋणावेशित साल है लेकिन साथ में Cl- घूम रहा था फेरिक हाइड्रोक्साइड के केस में, तो दोनों का आवेश क्या था, बराबर था, तो सही थे। लेकिन हो अगर हम किसी तरह से उस आवेश को कम या ज़्यादा कर दें या उसको समाप्त कर दें तो सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकट्ठे होंगे, भारी होंगे, धीरे धीरे जाके नीचे बढ़ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कंदन। तो कोलाइडी कणों का अनावेशित या उदासीन होकर नीचे बैठ जाना या अवक्षिप्त हो जाना, ये क्या कहलाता है, स्कंदन। स्कंदन के बेस पर हार्डी-सुल्जे नामक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया था जिसे हम हार्डी-सुल्जे का नियम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट भी ये, पूछता भी एग्जाम में, अच्छे से देख याद कर लेंगे। विद्युत अपघट्य का ऋणायन धनावेशित विलयन को, विद्युत अपघट्य का ऋणायन धनावेशित विलयन को तथा धनायन ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदित करता है। भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों की स्कंदन शक्ति भिन्न भिन्न होती है।
इसे विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी विलयन के स्कंदन की व्याख्या के लिए हार्डी-शुल्जे का नियम दिया गया। इस नियम के अनुसार देखो होता क्या है, किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य के विलयन द्वारा स्कंदन में वह आयन प्रभावी होता है जो कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश रखता है। ऐसे आयन को हम प्रभावी आयन कहते हैं। जैसे मान लो अगर ऋणावेशित फाल है तो स्कंदन के लिए उत्तरदायी आयन धनावेश होगा, अगर धनावेशित फाल है तो स्कंदन के लिए उत्तरदायी आयन ऋणावेश होगा, और इसी आयन को हम क्या बोलेंगे, प्रभावी आयन। दूसरा पहला रूल यही है। दूसरा है वैद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति प्रभावी आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति होती है। तो चाहे वह धनायन, प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति होती है। कहने का मतलब आयन पर जितना अधिक आवेश होगा, चाहे वह धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, उसकी स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होगी। मान लीजिए हम धनायन की स्कंदन शक्ति का आह्वान करें, 3 आयन अगर आपको दे दिए जाएं, एल्युमिनियम आयन, बेरियम आयन और सोडियम आयन, तो पूछा जाए किसकी स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगी, तो जिस पर सबसे ज़्यादा आवेश होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर ऋणायन है, धनावेशित साल को स्कंदित करना है तो सबसे ज़्यादा आवेश, तो अगर इस टाइप का देखो, देखो इस पर फेरोसाइनाइड आयन 4 माइनस है, इस पर 3 माइनस, इस पर 2 माइनस, इस पर 1 माइनस। जैसे जैसे संयोजकता घटेगी स्कंदन शक्ति क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से को स्कंदन शक्ति के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखिए। तो अगर धनावेश आपको देगा तो पूरा पूरा धनावेश, ऋणावेश देगा तो पूरा पूरा ऋणावेश, और दोनों को मिला के भी दे दे तो आप बस ये ध्यान रखेंगे जिस पे सबसे ज़्यादा आवेश, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसकी स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगी। क्लियर। तीसरा है वैद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति को उसके उर्णन मान के पदों में भी व्यक्त की जाती है। वैद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति उसके उर्णन मान के पदों में भी व्यक्त की जाती है। तो परिभाषा क्या होता है, उर्णन मान पूछता है कभी कभी। किसी विद्युत अपघट्य का मिली मोल में वह कम से कम सांद्रण जो 1 लीटर साल को स्कंदित करने के लिए पर्याप्त हो, उस विद्युत अपघट्य का उर्णन मान कहलाता है। उर्णन मान, फ्लक्चुएशन वैल्यू। किसी विद्युत अपघट्य का मिली मोल में वह कम से कम सांद्रण जो 1 लीटर साल को स्कंदित करने के लिए पर्याप्त हो, उस वैद्युत अपघट्य का उर्णन मान कहलाता है। अतः उर्णन मान समानुपाती होता है 1/, स्कंदन शक्ति के। कहने का मतलब उर्णन मान जितना कम होगा स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होगी। उर्णन मान जो होता है प्रभावी आयन की संयोजकता के 6 घात के समानुपाती। कहने का मतलब 6 घात तो अभी ध्यान न दें, सिर्फ इस पर भी अगर ध्यान दें, जितना जल्दी प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी कम होगी उर्णन मान उतना अधिक होगा, उर्णन मान जितना अधिक होगा स्कंदन शक्ति उतनी कम होगी। तो ये रिलेशन होता है उर्णन मान और प्रभावी आयन की संयोजकता में। तो ये 3 नियम थे, हार्डी-शुल्जे का नियम पूछता है, आप लिख लेंगे इसको। इसके बाद एक और हेडिंग है पारस्परिक स्कंदन। इसको देख लें कि 2 विपरीत आवेश युक्त, मान लो 2 कोलाइडी विलयन है, एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित, दोनों को आपस में मिला दें तब भी ये अवक्षेपित क्या बोलते हैं, स्कंदित हो जाते हैं उदासीन होकर के। तो इस स्कंदन को क्या बोलते हैं, पारस्परिक स्कंदन। 2 विपरीत आवेश युक्त कोलाइडी विलयनों को मिलाने पर स्कंदन हो जाता है, इसको हम पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रॉक्साइड तथा आर्सेनियस सल्फाइड के सालों को मिलाने से दोनों का साथ साथ स्कंदन हो जाता है। ये क्या कहलाएगा, पारस्परिक स्कंदन। बस एक वीडियो है इसके बाद, और उसके बाद चैप्टर हो जाएगा समाप्त सिलेबस के हिसाब से, जितना सिलेबस में है आपके। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से देख करके नोट्स अच्छे से बना लेंगे। 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, पूरा थियोरेटिकल है, पढ़ लेंगे, इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे देगा चैप्टर। इसलिए थियोरेटिकल टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे, एग्जाम में अच्छे से लिख लोगे। थैंक यू, धन्यवाद।